हेलो गाइस, क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं इमरान हसन आप सब के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। आज पिछले चैप्टर में, पिछले सेगमेंट में हम सब देख रहे थे विश्व की जनसंख्या, उसके कॉजेस। लेकिन आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं इसका विश्व वितरण और घनत्व। विश्व वितरण और घनत्व दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो कि भौतिक, दूसरा अभौतिक। लेकिन भौतिक के लिए हमें यह देखना होगा पूरे विश्व में कौन सी जगह कैसी है, अर्थात उच्चावचन कैसा है। दूसरा, वहां की जलवायु कैसी है। देखिए, कहीं की भी जनसंख्या का वितरण इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर मुनहसर है, डिपेंड करता है कि उस जगह पर किस प्रकार कितनी वर्षा होती है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। इन सारी बातों पर ही लेकर के जलवायु बनती है। और ये जलवायु ही सबसे बड़ा एक तरह से भौगोलिक कारण है कि मनुष्य को इकट्ठा रखने में, या उसके एक तरह से निवास के लिए, या फिर उसके लिवलीहुड के लिए, उसके पालन पोषण के लिए वो जगह निर्धारित करता है, ये फैक्टर। और भौतिक में बहुत सारी चीजें हैं, वो सोशल भी हो सकता है, वो सामाजिक परिस्थितियां भी हो सकती हैं, और राजनीतिक परिस्थितियां भी हो सकती हैं, धार्मिक परिस्थितियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे सांस्कृतिक परिदृश्य हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजों में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वह है भौगोलिक कारण। और भौगोलिक कारण में आप अगर थोड़ा सा हमारे इस विश्व के नक्शे की तरफ चलें तो मैं आपको दिखा दूं। विश्व के नक्शे पर देखिए, उन स्थानों पर जहां पर बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हिमालय पहाड़, इधर देख लें एप्रीशियन, इधर देख लें आपका ये रॉकीज पर्वत, इधर आप देख लें एंडीज पर्वत। इस प्रकार जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, या फिर आप यूरोप में बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र पर वर्षा या जलवायु या उसका उच्चावचन, रिलीफ, इन सब को अगर हम देखें तो सच बात तो है कि कोई व्यक्ति जो पहाड़ों के बनिस्बत, पहाड़ों के मुकाबले में, वो ज्यादातर मैदानी क्षेत्र में, जैसे भारत का देखें, यहां पर उत्तर भारत का बहुत बड़ा मैदान है, इसी तरह चीन का आप देखें मैदान, इसी तरह आप इधर देखें अमेरिका यानी यूएसए में मिसिसिपी का मैदान, उसी तरह से देखें आप इजिप्ट यानी मिस्र के पास अफ्रीका में ये नील नदी का मैदान। ये सारे के सारे ऐसे जगहें हैं जहां पर आप देखेंगे कि ये सारे के सारे अलग अलग परिस्थितियों के कारण भौगोलिक जो इसका डिवीजन है, भौगोलिक कारण है, ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। आपको हमने भी बताया कि पर्वतों के बनिस्बत, पर्वतों के मुकाबले में मैदानों पर आबादी ज्यादा होती है। उसी प्रकार एट द सेम टाइम इफ यू गो, अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो रेगिस्तानी भाग हैं। तो रेगिस्तानी भाग पर आप जब जाएंगे तो दूर दूर तक बिल्कुल आप देखेंगे कि वहां बिखरा हुआ स्कैटर्ड बस्तियां होंगी, बहुत थोड़ी बस्तियां। 50 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो थोड़ी सी बस्तियां दिखाई देंगे। आप हिंदुस्तान में चले जाइए, राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे जैसलमेर का एरिया देख लें, उसी तरह से आप सहारा रेगिस्तान को देख लें। सहारा रेगिस्तान जो 12 देशों में करीब करीब फैला हुआ है, उन देशों को देख लें, या फिर अचाकामा का देख लें, दक्षिण अमेरिका भाग में देख लें, दक्षिण अमेरिका का, इस दक्षिण अमेरिका का ये सारा भाग देख लिया। इन सब जगहों पर जो एक प्रकार से जनसंख्या है वो बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती है। कब? जब ये बहुत ज्यादा ऊंचे पर्वत होते हैं, बहुत ज्यादा सूखे स्थान होते हैं। हमने इस जगह को कहा कि ये सारे के सारे सूखे जगह हैं, मरुस्थलीय भाग हैं। अटाकामा का नाम मैंने इसलिए बताया कि ब्राजील, या आप इधर आप देख रहे हैं ब्राजील है, इधर चिली है और पेरू है, इसके बीच में इधर देखें तो यहाँ पर अटाकामा के बहुत बड़ा विस्तृत मैदान है। लेकिन वो मैदान क्या है? वो सूखा है बिल्कुल से, जिसको बैरन लैंड कहते हैं। और बैरन लैंड नेचुरली अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर
अगर हम ये देखना चाहें कि उन स्थानों पर, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बड़े से बिखरे मैदान पड़े हुए हैं, लेकिन वो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, बिल्कुल से बैरन लैंड है, एरिड एरिया है, सूखा क्षेत्र है, तो वहां पर एक प्रकार से बहुत कम आबादी होगी। तो भूगोल के अंतर्गत यह समझना ज्यादा जरूरी है कि जनसंख्या इस बात पर निर्भर करती है कि वहां पर भौगोलिक कारक कैसे हैं। भौगोलिक कारक ही उस पर असर डालते हैं सबसे पहले, बाद में बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं। आइए 2-3 कारण और बता दें आपको, और मैप पर ही हम आपको समझा दें कि उसमें देखिए पूरे विश्व में अगर आप देखते हैं तो हम अगर इसे 2 भागों में विभाजित करते हैं, देखिए 2 भागों में हम विभाजित कर लें। नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध का ये क्षेत्र है और नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध। विश्व की 80% जनसंख्या, 80% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में ही निवास करती है, 20% दक्षिणी गोलार्ध में करती है, और बाकी आप देखें बहुत स्कर्टेड है। लगभग आप देखेंगे कि है तो 10%, अगर देखें सही से देखें तो केवल 10% ही आबादी दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन उसमें भी कुछ जगहें ऐसी हैं जो थोड़ा थोड़ा पॉकेट्स में करके जनसंख्या वहां बढ़ रही है, लेकिन जो एक प्रकार से जनसंख्या का समूह निवास जो कर रहा है वो है उत्तरी गोलार्ध का ही भाग, यानी 80% जनसंख्या से अधिक जनसंख्या वहां निवास कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका घनत्व कैसा हो। अगर घनत्व के बारे में हम देखें तो अगर इसे 2 तरह से समझें कि अगर विश्व के उन भागों में जाएं जहां पर हमने आपको बताया कि केवल 2-3 ऐसी जगहें हैं जो पूरे के पूरे जगह पर जहां पर बल्क है, बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो उसमें तो आपको सुन के ताज्जुब ये होगा कि करीब करीब 80% जनसंख्या तो केवल आपके इस भारत और चीन और थोड़ा सा उसके ऊपर का हिस्सा जो रूस का हिस्सा है, इन सबको मिलाकर देखा जाए तो लगभग 80% जनसंख्या तो यही निवास कर देती है। तो ये निवास जो मैं बता रहा हूं आपको, कुल मिलाकर के जो सिस्टम है जनसंख्या के निवास करने का, उत्तरी गोलार्ध में पूरा एक तरह से जनसंख्या का बेहतरीन जबरदस्त घनत्व है। आप पूछ सकते हैं इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में सागर, महासागर और कम स्थलीय भाग है। तो ये बहुत ही नेचुरल सी बात है, बहुत ही आसान से आप समझ सकने वाली बात है कि जहां पर मैदानी भाग है, जहां पर स्थलीय भाग है, वहां पर लोग ज्यादा निवास करते हैं। अगर आप विश्व के आंकड़ों पर जाएं तो ऐसा आप समझ लें कि पूरे विश्व की जो जनसंख्या है इस समय, अगर पूरे विश्व की जो जल है और स्थल का भाग है, अगर उन सब को मिला दिया जाए तो आपकी जनसंख्या 1 स्क्वायर किलोमीटर पर लगभग 17 लोग निवास करते हैं। तो ऐसे तो देखेंगे तो आप ऑन एन एवरेज, औसत में तो बहुत कम हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चले जाएं, आप चीन में चले जाएं, चीन का जो पूर्वी उत्तरी भाग है, पूर्वी दक्षिणी भाग है, बल्कि दक्षिण पूर्व भाग है, और इसी प्रकार भारत का उत्तरी हिस्सा है, यूनाइटेड स्टेट्स उसका जो पूर्वी भाग है या बिल्कुल पश्चिमी भाग है, इसी प्रकार अफ्रीका का बिल्कुल नॉर्थ का हिस्सा है और बिल्कुल नीचे का हिस्सा है, यानी अफ्रीका का साउथ अफ्रीका। इन सब जगहों पर आपको बेहतरीन जनसंख्या मिलेगी। उसी प्रकार यूरोप में घनी बस्ती है, लेकिन बिल्कुल यूरोप के उत्तरी में जाएंगे तो वहां पर कम जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहां पर बहुत ही मानव के अनुकूल जलवायु कम पाई जाती है। वहां बहुत ज्यादा ठंडक है, बर्फीली जगह है, तो बर्फ के जगह पर कौन सा व्यक्ति रहना पसंद करेगा। हाँ, रहते हैं लोग, रहने के तो टुंड्रा जलवायु प्रदेश में भी रहते हैं, जहां पर बिल्कुल बर्फ की चादर फैली हुई है, तो वहां पर भी लोग हैं, लेकिन निस्बतन अपेक्षाकृत वहां लोग कम रहते हैं। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं कि इन सब के बाद पूरे विश्व पर एक हल्का सा आप हल्के से नजर डालें तो आपको एक बात ये समझ में आ जाएगी
कि हमारे विश्व में जनसंख्या का घनत्व और उसका वितरण भौगोलिक कारण और साथ साथ उसके अन्य कारण जिसको मैंने बताया, उसकी वजह से पूरे विश्व में जनसंख्या का निवास और घनत्व डिपेंड करता है, निर्भर करता है। एक उदाहरण मैं आपको और दे दूं। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर वैसे भौगोलिक कारक या भौगोलिक अनुकूलता कम है, बावजूद इसके वहां बहुत ज्यादा लोग निवास कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने अभी आपको थोड़ा सा पहले बताया था अटाकामा के बारे में। अटाकामा इज बैरन लैंड, बिल्कुल से एरिड है। वहां तो आप समझ लें कि वहां बारिश 1976 में हुई थी और वो भी सैकड़ों साल के बाद हुई थी। विश्व का सबसे अधिक यूं कह ले कि एकदम सूखा स्थान अटाकामा, लेकिन वहां पर भी लोग निवास कर रहे हैं। कारण क्या है? वहां तांबे की खान है। तो ऐसे भी जगह आर्थिक गतिविधियां जहां होंगी वहां पर लोग ज्यादा आएंगे। आर्थिक गतिविधियों के कारण भी लोगों का जमावड़ा होता है, व्यापार के दृष्टिकोण से होता है, धार्मिक अगर बहुत प्लेस ऐसा है वहां होता है, जैसे मक्का है, जैसे जेरूशलम है, जैसे काशी है, जैसे अमृतसर है। तो ये इस प्रकार की जो धार्मिक स्थल होते हैं वहां भी जमाव ज्यादा होता है, घनत्व ज्यादा होता है। लेकिन जब कभी कभी जनसंख्या माइग्रेट करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, तो उसमें आप देखें जैसे मिडिल ईस्ट या उससे भी थोड़ा सा आगे पश्चिम की ओर चलें, बहुत ज्यादा इस समय स्थिति खराब है। रोज बम्बार्डमेंट हो रहे हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, एक देश दूसरे देश के ऊपर बम मार रहे हैं। तो जनसंख्या तेजी से माइग्रेट करके दूसरे आसपास के देशों में भाग रही है, तो जनसंख्या एक प्रकार से हस्तांतरित हो रही है। तो ऐसे में एक देश की जनसंख्या कहीं कहीं बल्क होती जा रही, बढ़ती जा रही है। तो इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं जनसंख्या के घनत्व और उसके इस पर जो खासतौर से इसके वितरण पर आप देखें। अब सवाल अंत में मैं थोड़ा सा, जाहिर बात है कि छोटे से पीरियड में हम आपको बहुत सारी जानकारी तो नहीं दे पाएंगे। हाँ, आप मुझसे पर्सनली अगर व्हाट्सएप करें या मेरा नंबर आपके पास होगा तो आप मुझसे ढेर सारे सवाल कर सकते हैं। आपको मैं सवाल बिल्कुल उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने तो ये थोड़े से पीरियड में आप लोगों को जो कुछ बताने की कोशिश की है, बस ये इसका एक समराइज्ड एक तरह से निष्कर्ष की तरफ से हमने आपको बताया है। लेकिन मुझे इस बात का भी ध्यान है कि आप सब मेरे लिए बहुत अजीज हैं, बहुत प्रिय है मेरे लिए। आपके लिए हमारा वीडियो बनाना, आपको ज्ञान देना इज माय पैशन, और ये पैशन मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, आप सबको ज्ञान देना चाहता हूं। हाँ, बेशक अगर आपके कोई राय है तो मैं उसका वेलकम भी करूंगा। तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर को क्लोज करता हूं। क्लोज करने से पहले एक लाइन और सुन लें आप कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या ने पूरे विश्व में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं पैदा की हैं। जैसे प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है, जैसे या अपराध को देखें, अपराध बढ़ाए हैं, विश्व युद्ध जो हुए हैं। अब लगता है बढ़ती हुई मानव का श्रृंखला में शायद विश्व युद्ध आगे भी बढ़ सकता है। तो ऐसे मैं समझ रहा हूं कि इसके कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम भी बहुत बुरे होंगे। इसलिए हम सबको चाहिए, हम सब मिलकर के इसको थोड़ा सा अवेयर हों, जागरूक हों, ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या पर कंट्रोल हो सके और हम अपने पर्यावरण को बचा सकें, हम अपने बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखें, ताकि हमारा मानव का अस्तित्व सदैव कायम रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, and I'll be meeting in the next video. Thank you so much.